नमस्कार, स्वागत है आप सबका इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के तीसरे और आखिरी चरण के लिए रविवार शाम को प्रचार प्रसार थमने के साथ ही मतदान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तीसरे चरण में कल यानी कि मंगलवार को 7 जिलों की 40 विधानसभा सीटों के लिए मतदान होगा। तीसरे चरण में 415 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और खास बात यह है कि इनमें से 17 पूर्व मंत्रियों का भाग्य भी दांव पर लगा है। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले ने बताया कि इस चरण में 29 लाख वोटर्स हैं और साथ ही साथ मतदान के लिए 7 जिलों में 5060 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है, जिनमें से विशेष मतदान केंद्रों की संख्या 240 है। तमाम जिलों से आज मतदान केंद्रों की ओर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में पोलिंग पार्टियां रवाना की गई और साथ ही साथ आपको बता दें कि 18 सितंबर को पहले चरण में 61.38% मतदान हुआ था, जबकि 25 सितंबर को दूसरे चरण में यहां पर लगभग 57.31% जो वोटिंग है वो दर्ज की गई थी। अब कल यानी कि आखिरी चरण के मतदान के बाद 8 अक्टूबर को मतगणना होने जा रही है, जिसके बाद जम्मू कश्मीर में नई लोकतांत्रिक सरकार का गठन हो जाएगा। 16 अगस्त को ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से 3 फेजेस में असेंबली इलेक्शंस जम्मू एंड कश्मीर में हो रहे हैं। उसके तहत 2 फेजेस 18 सितंबर और 25 सितंबर को पीसफुली विदाउट एनी वायलेंस कंक्लूड हुए। लोगों ने भी काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया फेज 1 में और फेज 2 में। लास्ट और थर्ड फेज कल 1 अक्टूबर को होने जा रहा है, जिसमें कि 7 जिलों में 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 415 कैंडिडेट खड़े हैं, जिनका भविष्य 39 लाख के करीब एलिजिबल वोटर से डिसाइड करेंगे। आज हर एक पोलिंग स्टेशन के लिए पोलिंग पार्टीज रवाना हो रही है। जहां तक रही पोलिंग स्टेशंस की बात, तो 5060 पोलिंग स्टेशंस हम इसमें एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हर एक पोलिंग स्टेशन सीसीटीवी से लैस रहेगा और 240 पोलिंग स्टेशंस वैसे रहेंगे जो हम थीम बेस्ड स्पेशल पोलिंग स्टेशंस कहते हैं, जिसमें कि ऑल वुमेन मैन, पीडब्ल्यूडी मैन, यूथ मैन या ग्रीन एनवायरमेंट फ्रेंडली मैसेज देने के लिए पोलिंग स्टेशन एस्टैब्लिश किए। जम्मू से आज विभिन्न मतदान केंद्रों की ओर पोलिंग पार्टियों को उनकी मंजिल पर रवाना किया गया, जहां पर शहर के मौलाना आजाद स्टेडियम और साथ ही साथ मौलाना आजाद मेमोरियल कॉलेज की बात करें और इसके अलावा गांधीनगर स्थित दशहरा ग्राउंड में आज बेहद गहमा गहमी देखने को मिली, जहां पर तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के बाद पोलिंग पार्टियां कड़ी सुरक्षा के बीच में मतदान केंद्रों की ओर रवाना हुई। जम्मू कश्मीर में मुख्य चुनाव अधिकारी पीके पोले ने स्वयं इस पूरी व्यवस्था का जायजा भी लिया। पूरे इंतजाम हैं। ये 76 जम्मू ईस्ट असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ 153 पोलिंग स्टेशन हैं और अभी उनका डिस्पैच चल रहा है। लगभग 25 पार्टियां अभी तक उन्होंने डिस्पैच कर दी हैं, बाकी को हम सब कर रहे हैं। पूरे अरेंजमेंट जो भी हैं पोलिंग स्टेशन पे, हमारे जो रिसेप्शन सेंटर पे, डिस्पैच सेंटर पे, इनका सबका खाने पीने का सब अरेंजमेंट हमने पोलिंग पार्टीज के लिए किया और पुरअमन पोलिंग पार्टीज यहाँ से रवाना हो रही है। बिल्कुल लोगों से यही अपील है कि पहली तारीख को जो कल वोटिंग है तो आएँ, अपने वोट का जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें। वोट एक अधिकार भी है और वोट एक कर्तव्य भी है। सुरक्षा के पूरे इंतजाम हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं, किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं है। हमें प्रॉपरली सामान भी मिला है, पूरे ढंग से हमें बैठाने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, हम बहुत खुश हैं सर। तो अभी आपका 8:30 बजे पहुंचे थे सर, तो जस्ट हमें 1 घंटा वेट करना पड़ा। तो लोग काफ़ी खुश हैं कि ये पोलिंग हो और हमारी एक चुनी हुई सरकार आए। तो हम भी उत्साहित है कि ये हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं और हमारे यहाँ चुनी हुई सरकार जम्मू कश्मीर में आएगी। तो सर पिछली बार लोकसभा इलेक्शन में मैंने ड्यूटी दी थी, तो तब थोड़ा गड़बड़ था। देखिए मेरी 34 ईयर सर्विस है और मैंने कम से कम भी 20-25 बार एज ए पीओ इलेक्शन करवाई है। तो ऐसी व्यवस्था मैं पहली बार देख रहा हूँ। बहुत ही खुश हैं हम, मेरी पार्टी बहुत खुश। उधमपुर जिले की चारों विधानसभाओं में भी कल होने वाली मतदान के मद्देनजर आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया, जहां पर उधमपुर की इन चारों विधानसभाओं में 694 मतदान केंद्रों की व्यवस्था की गई है, जहां पर जिला चुनाव अधिकारी की देखरेख में आज ये पोलिंग पार्टी अपनी अपनी मंजिल की ओर रवाना हुई।
वहीं सुरक्षा के लिहाज से भी उधमपुर में पुख्ता बंदोबस्त देखने को मिले। उधमपुर ज़िले में हर तरह की तैयारियां की जा चुकी हैं। हमारे यहाँ पे चारों असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में 654 पोलिंग स्टेशंस हैं और हमारी पोलिंग स्टेशन की तैयारियां, पोलिंग पार्टीज़ का डिस्पैच और हर तरह के ट्रांसपोर्ट अरेंजमेंट, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इन प्लेस हैं। और हम आशा रखते हैं और आपके माध्यम से वोटर्स को भी अपील करते हैं कि वो अपना मतदान ज़रूर करें। हम ये आशा रखते हैं कि उधमपुर में 80% के पार वोटिंग होगी, तो हम लोगों को आपके माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि वो 1 अक्टूबर को अपने पोलिंग स्टेशन में जाके अपना वोट ज़रूर कास्ट। मॉडल पोलिंग स्टेशंस हमारे 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में एक महिला चालित रहेगा, एक यूथ द्वारा, एक PWD द्वारा और एक ग्रीन पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे पहले से एफॉरेस्टेशन की एक्टिविटीज़ कराई गई हैं। इस बार ग्रीन स्वीप का कैंपेन भी चलाया गया जिसमें हर पोलिंग स्टेशन या उसके आसपास के इलाके में कम से कम 10 से 15 पौधे लगाए गए ताकि हम जो एनवायरमेंटल चेंजेस देख रहे हैं आजकल उसको हम रिवर्स कर पाएँ इस इलेक्शन के मशीनरी के माध्यम से। और हमारी इसके अलावा सभी पोलिंग स्टेशंस पे हर तरह के अरेंजमेंट्स किए गए हैं। देखिए, उधमपुर ज़िले में जो है 1 अक्टूबर को 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में जो है चुनाव हो रहे हैं। इन चुनावों को फ्री, फेयर और सक्सेसफुल बनाने के लिए जो है जिला पुलिस उधमपुर ने लगभग 91 CAPF की कंपनीज़ जो है वो डिप्लॉय की है पूरे ज़िले में। साथ ही साथ 11 स्टेट आर्म्ड पुलिस की कंपनीज़ डिप्लॉय हुई है और 1,500 से ज़्यादा जो है ज़िला पुलिस के कर्मचारी और ऑफिसर्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। हमने पूरे क्षेत्र को जो है 95 सेक्टर्स और 40 जोन्स में विभाजित किया है और इन सब जोन्स की क़यादत जो है वो सीनियर DSP और SP रैंक ऑफिसर्स कर रहे हैं और सेक्टर्स में जो है हमने इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स को तैनात किया है। इन ऑफिसर्स के साथ साथ जो है हमने स्पेशल CI QRTs, लॉ एंड ऑर्डर QRTs और लेडी पुलिस और लेडी CAPF जवान्स की जो है QRTs जगह जगह पर तैनात की हैं। साथ ही साथ 26 से ज़्यादा नाके जो है इलाके में लगाए गए हैं जिनमें पुलिस, मैजिस्ट्रेट्स और CAPF तैनात की गई है। नाइट डोमिनेशन और अर्ली मॉर्निंग डोमिनेशन के लिए स्पेशल पार्टीज़ गठित की गई है। जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं हमारे, वहाँ पे हमने 1.5 सेक्शन जो है CAPF का डिप्लॉय किया है। साथ ही साथ स्पेशल CI QRTs बसंतगढ़, डूडू, लाठी के जो टेररिस्ट इन्फेस्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पर हमने डिप्लॉय की हुई है। इस सारे इंतजामात के चलते मुझे पूरा यकीन है कि ज़िला उधमपुर में जो है पुरअमन तरीके से इंतखाबात रुजू होंगे और मैं आपकी वसादत से लोगों से यही इल्तिजा करता हूं कि वो बढ़ चढ़ कर जो है चुनाव में हिस्सा लें, क्योंकि ये सारी तैयारियां जो है ये आपके लिए की गई है और हम सब मिलकर जो है इस जमहूरियत के त्यौहार को जो है बहुत ही शानदार तरीके से मनाएंगे। कठुआ जिले के 6 विधानसभा क्षेत्रों में कल होने वाले मतदान के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है। कठुआ की इन 6 विधानसभाओं में 704 मतदान केंद्र बनाए गए और पोलिंग पार्टियों को भी आज दूर दराज के मतदान केंद्रों की ओर रवाना कर दिया गया है। जिला चुनाव अधिकारी राकेश मिन्हास ने बताया है कि हर मतदान केंद्र पर कई तरीके की सुविधाओं की व्यवस्था की गई और इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था में भी किसी यहाँ पर किस्त की ढील नहीं देखने को मिल रही। पोलिंग स्टेशंस पे हमारी तैयारी बिल्कुल, हमने जो इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है उसके हिसाब से तैयारी करी है। हर पोलिंग स्टेशन पे हमारी कोशिश ये है कि किसी भी मतदाता को कोई लंबी लाइन न लगे और कोई तकलीफ ना आए। तो हम ये चाहते हैं कि जो एक फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, एक त्यौहार की तरह मनाया जाए, भारी मात्रा में मतदाता सामने आए, अपना मतदान करें और पोलिंग स्टेशन पे ऐसी सुविधा हो कि उनको किसी को कोई तकलीफ ना आए। हमारे जो स्पेशली एबल्ड भाई बंधु हैं और जो हमारे कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, कोई लेडीज़ हैं, उनके लिए पोलिंग स्टेशन पे बेंचेस की व्यवस्था की गई है ताकि वो बैठ सकें जब तक लाइन में हैं। उनके लिए पीने के पानी की, टॉयलेट की सुविधा हर पोलिंग स्टेशन में है और हर पोलिंग स्टेशन में हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए एक MTS, एक व्हीलचेयर और रैंप की सुविधा वहाँ पे की गई है। इसके अलावा मैं ये भी वोटर सबसे आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से हमने पूरे कड़े इंतज़ाम किए हैं। पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग को एक सरल बनाने के लिए पूरा हमने प्रयास किया है, तो भारी मात्रा में मतदाता सामने आए, बिना किसी आशंका के, बिना किसी डर के सामने आए और अपनी मतदान करें। हमने 24 स्पेशल पोलिंग बूथ बनाए हैं जिसमें से कि 6 ग्रीन पोलिंग स्टेशन है, 6 हमारे वुमेन मैन पोलिंग स्टेशन है और कुछ दिव्यांगजन वाले 6 पोलिंग स्टेशन है और 6 ऐसे पोलिंग स्टेशन है जो सिर्फ एक यूथ मैनेज पोलिंग स्टेशन है। तो ये स्पेशल 24 पोलिंग स्टेशन जो है कठुआ जिले में चले।
वहीं जिला सांबा की 3 विधानसभाओं में भी कल ही मतदान होने जा रहे हैं। जिले में 367 मतदान केंद्र बनाए गए और आज जिला चुनाव अधिकारी राजेश शर्मा की देखरेख में पोलिंग पार्टियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में मतदान सामग्री के साथ रवाना किया गया। जहां पर आपको बता दें कि 367 मतदान केंद्रों में से 46 विशेष मतदान केंद्र हैं और कल जिले के करीब 2,60,000 वोटर वोटर उम्मीदवार के भाग्य का फैसला करने जा रहे हैं। सांबा के एसएसपी विनय कुमार ने बताया कि मतदान के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बल इस मतदान को शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। ऋषि जी, सारे हमारे जितने भी 258 लोकेशंस हैं, हमारे 366 पोलिंग स्टेशंस हैं, वहाँ पर हमने पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। जो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन वहाँ एडी नफरी है, हमारा 56 किलोमीटर्स का आईबी है, इंटरनेशनल बॉर्डर, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा एरिया डोमिनेशन, खासकर नाइट एरिया डोमिनेशन पर ज़्यादा फोकस रहा है। हमने कुल मिला के 54 FST SST टीम्स जो है पूरे सांबा में बिछा के रखी हुई हैं, जो फ्लाइंग सर्वेलेंस भी करती हैं और स्टैटिक सर्वेलेंस भी करती हैं। इन्हीं टीम्स की मेहनत की बदौलत हमने कुछ रिकवरीज और सीजर्स भी किए हैं। आप देखेंगे कि नाइट डोमिनेशन, रात के नाकाज आपने खुद भी देखेंगे, काफ़ी इंटेंसिफाइड नाकाज हमारे रहे। ओवरऑल मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी को लेके सांबा की जनता को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पुलिस, यहाँ की पुलिस और CAPF पैरामिलिट्री फोर्सेस मिलके सांबा में एक फ्री, फेयर और अच्छा स्मूथ इलेक्शन हम इंश्योर करवाएंगे। और इसी के साथ मैं सांबा की जनता को अनुरोध भी करूंगा कि आके बढ़ चढ़ के पोलिंग में पार्टिसिपेट करें। मेरी ज़ाती तौर पर ख्वाहिश है कि सांबा ज़िला, जैसे कि हम पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में नंबर 1 थे पूरे यूटी में वोट परसेंटेज को लेके, इस बार भी हम वोट परसेंटेज को लेकर नंबर 1 रहे पूरे यूटी में। हमने कुछ स्ट्रेटेजी के चेंजेस भी किए नाका की, मैं उसका डिटेल तो आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन हमने स्टैटिक नाकाज के अलावा हमने सरप्राइज नाकाज पे ज़्यादा फोकस किया है। स्टैटिक नाकाज जो है वो केवल एंटिसिपेटरी हो जाते हैं, उसको असेसमेंट कर लेता है जिसने गलत कार्रवाई करनी है, इसलिए हमने सरप्राइज नाकाज, जिनको हम स्नैप नाकाज कहते हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फोकस किया हुआ है और उन्हीं के बदौलत हमने कुछ रिकवरीज और अच्छे सीजर्स भी किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि सांबा की जनता, हमारा अदरवाइज भी हमारा बहुत पीसफुल डिस्ट्रिक्ट है, हमारे यहाँ के लोग इस पर्व को अदरवाइज भी बड़े अच्छे से मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और कल आप खुद भी देखेंगे कि बहुत उत्साह होगा। सांबा में बहुत अच्छा मुकाबला आपको देखने को मिलेगा और लोग जो है अपने फ्री एंड फेयर अपनी वोट कास्टिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और मुझे 100% यकीन है कि सांबा नंबर 1 होगा वोट कास्टिंग परसेंटेज को। एक आखिरी सवाल रहेगा, जो आपने क्रिटिकल एरियाज का जिक्र किया है तो वहां पर एक पर्टिकुलर फोकस आपका होगा, वहां पर किस तरह से आपकी तरफ से हिदायतें जारी की गई अपने तमाम फोर्सेस के? अगर बात करें क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस, हमने ज़्यादा जो IB के नज़दीक वाले थे उनको क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस की कैटेगरी में रखा है। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन जो बहुत दूर दराज हैं, जिनके नज़दीक में सिक्योरिटी फोर्सेज नहीं है या जहां पर हमें लगता है कि पुराने इन्फिल्ट्रेशन रूट्स वगैरह रहे हुए हैं, तो उनको हमने क्रिटिकल की कैटेगरी में रखा था। वहां पर हमने एक्सटेंडेड और ज़्यादा एग्जॉस्टिव सिक्योरिटी बंदोबस्त। जम्मू संभाग में बढ़ रही आतंकी घटनाओं के मद्देनजर आज पुंछ के बेंच क्षेत्र में जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स यानी कि SOG और CRPF की तरफ से एक साझा तलाशी अभियान चलाया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने क्षेत्र के जंगलों और रिहायशी इलाकों में भी यहां पर छानबीन की है, उनको खंगाला गया। गौरतलब है कि रविवार को राजौरी जिले की थाना मंडी तहसील में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में गोलीबारी हुई थी, जिसके चलते दोनों जिलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई। राजौरी के थाना मंडी इलाके में सेना और आतंकियों के बीच हुई गोलीबारी के बाद पुंछ में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। आपको बता दें, सुबह से ही सेना और पुलिस जहां रिहायशी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रही है, वहीं फॉरेस्ट के एरियो में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। आपको बता दें, जिस तरह से कल आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ थाना मंडी इलाके में हुई और उसके बाद सेना और पुलिस की तरफ से सुरमकोट, पुंछ, मेंढर के इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चल रहे हैं। वहीं पुंछ के खनेतर, बैंच और कनुइया के इलाके में भी बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इस समय भी इस पूरे इलाके में अगर हम बात करें तो बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान और सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुंछ से गुलिस्तान न्यूज के लिए सनी शर्मा। राजौरी के थाना मंडी इलाके में सेना और आतंकियों के बीच हुई गोलीबारी के बाद पुंछ में भी चौकसी बढ़ा दी गई है। पुलिस महकमे में कई साल सेवा देने के बाद आज रिटायर हो रहे DGP RR स्वैन ने कहा है कि एक पुलिस अधिकारी के लिए बलिदान स्तंभ किसी पूजा स्थल से कम नहीं है।
ऐसे कई वीर हैं जिन्होंने इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। अपनी सेवा के अंतिम दिन सभी वीरों को श्रद्धांजलि देने का उनका भी कर्तव्य बनता है। वहीं डीजीपी ने ये बात आज श्रीनगर में बलिदान स्तंभ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पत्रकारों के सवालों में कही है। डीजीपी के पद तक पहुंचने के लिए मुख्य चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर स्वयं ने बताया कि ये अवसर हर किसी को नहीं मिलता और इसके लिए वो ईश्वर, सरकार और अपने सहकर्मियों के आभारी हैं। इन सभी वर्षों में मैंने अपनी पूरी ईमानदारी से काम करने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में स्थायी शांति स्थापित करने में योगदान देने की भी पूरी कोशिश की है। बलिदान स्तंभ जो है एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। यहाँ पे जैसे मैंने कहा अभी कि मार्टर्स मेमोरियल या बलिदान स्तंभ किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए एक प्लेस ऑफ वर्शिप है, उससे कम नहीं है। खासकर जम्मू कश्मीर में कोई भी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर या सिक्योरिटी फोर्स का कोई भी ऑफिसर यहाँ पे जब काम करता है तो यहाँ सैकड़ों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से शहीद अपनी कुर्बानी दी है। आई थिंक आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वाज गिवन टू मी बाय द गवर्नमेंट, एक्सटेंडेडली बाय द ऑलमाइटी, to serve the public of Jammu and Kashmir. This opportunity does not come to all. I am grateful to the government as well as the Almighty and extendedly to all my colleagues within the Jammu and Kashmir Police and the security establishment, our security partners, that it was a very eventful phase in which I tried to contribute to bring lasting peace with dignity, as many say, but for me it was not a lip service. वहीं डोडा के खलैनी इलाके में बना ट्रॉमा हॉस्पिटल सफेद हाथी साबित हो रहा है। सड़क हादसों के मद्देनजर इस ट्रॉमा हॉस्पिटल का निर्माण हाईवे के किनारे करवाया गया था, लेकिन स्थानीय लोगों को इससे निराशा ही हाथ लग रही है। सड़क हादसे में घायल लोगों को आज भी जीएमसी डोडा शिफ्ट किया जा रहा है और इस हॉस्पिटल की सेवाएं स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से शुरू नहीं कर पाया। डोडा के बधरवा और साथ ही साथ परानू इलाके में भी एक ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए जमीन की निशानदेही की गई थी, लेकिन उनका भी आज तक कोई अता पता नहीं है। तो तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं कि ट्रॉमा हॉस्पिटल यहां पर बनवाया गया, इसकी इमारत, इसकी बिल्डिंग बनकर तैयार की गई, लेकिन कोई भी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो अभी तक इस हॉस्पिटल में नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे साथ विकास मनहास डोडा से इस खबर पर जानकारी देने के लिए ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, आपसे जानना चाहूंगी आखिरकार क्या कुछ रीजंस है कि ये ट्रॉमा हॉस्पिटल सफेद हाथी साबित हो रहा है, किस तरीके की दिक्कतें लोगों को पेश आ रही हैं? जी शिपन, मैं आपको बता दूं, डिस्ट्रिक्ट डोडा के हाईवे के बिल्कुल साथ में इस तरह से ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है इमरजेंसी के लिए खोला गया था, ताकि जितने भी जिन लोगों का एक्सीडेंट होता है या किसी तरह का कोई हादसा होता है उनको जो है फर्स्ट ट्रीटमेंट के लिए जो है वहां पर रेफर किया जाएगा। 2010 में इसका काम शुरू हुआ था, 2013 में जो है ये बनकर तैयार भी हो चुका था और लगभग 3 करोड़ से ज्यादा पैसा जो है इसके ऊपर लगाने के बाद आज के समय में यानी 2024 चल रहा है और इस समय भी यहाँ पर या तो फिर आशा वर्कर की मीटिंग रखी जाती है या फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर की तरह खोल के रखा है जो सिर्फ 10 से 4 बजे तक ही खुला होता है। ऐसे में लोकल लोगों ने कहा है कि कम से कम जिस चीज के लिए बनाया गया था, जिस इमरजेंसी के लिए बना दिया गया था, कि कम से कम 24 घंटे खुला रहे और जिन लोगों को कोई सड़क हादसा होता है कोई भी हाईवे के आसपास, उन लोगों के लिए ये चीज का बेनिफिट भी हो, लेकिन ऐसा जो है अभी तक नहीं हो पाया है। विकास, अभी जिस तरीके से इलेक्शंस चल रही हैं, कैंपेन भी देखने को मिली, क्या किसी बड़े लीडर ने, किसी नेता ने इस बारे में बात की या फिर कुछ आश्वासन दिया गया है उन लोगों को कि जल्द से जल्द इस ट्रॉमा हॉस्पिटल को एक बार फिर से संचालित किया जाएगा? देखिए, किसी भी नेता द्वारा जो है इस तरह का कोई भी बयान नहीं दिया गया है और किसी ने भी इस तरह की अपने मुद्दे में जो है बात नहीं रखी है, क्योंकि देखिए काफी सारे लोग जो है आसपास यहाँ से गुजरते हैं, चाहे फिर किश्तवाड़ के लिए जाना हो या भद्रवा या जम्मू की ओर, बिल्कुल हाईवे, चाहे फिर अस्सर के एरिया में कोई भी हादसा होता है या फिर पुलडोडा, ये तमाम लोग जो है बिल्कुल हाईवे के साथ वाला एरिया है। तो ऐसे में जिस पर्पज के लिए इस हॉस्पिटल को बनाया गया था, यानी डबल स्टोरी ये बिल्डिंग है, तो वो उस लिए इस्तेमाल किया नहीं
नहीं जा रहा है। काफी बार यहाँ के लोकल लोगों ने यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी की, लेकिन अभी तक जो है कोई भी कार्रवाई नहीं की गई और कोई भी डॉक्टर जो है यहाँ पर नहीं बिठाया गया ताकि वो यहाँ पर लोगों का फास्ट ट्रीटमेंट करता या फिर इस तरह की कोई लोगों को फैसिलिटी देता। काफी लंबा समय हो चुका है, यानी 14 साल बीत चुके हैं, अभी तक जो है यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन अनदेखा कर रही है इस चीज को। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास डोडा से अपडेट कर रहे थे कि एक ट्रॉमा हॉस्पिटल जिसकी बिल्डिंग बनकर तैयार है, 2010 में इसका काम शुरू किया, 13 में खत्म किया गया, लेकिन अभी तक जो है वो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुँच पा रही, जिसकी वजह से लोगों को कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें पेश आ रही है। इसी बीच डोडा की अगली खबर की बात करेंगे, जहाँ पर डोडा म्युनिसिपल काउंसिल की लापरवाही लोगों की कीमती जानों पर भारी पड़ रही है। काउंसिल की डोर टू डोर कूड़े की कलेक्शन करने वाली गाड़ियों में स्क्रैप और कबाड़ लादा जा रहा है और सड़कों पर दौड़ रही ये गाड़ियां खतरा साबित हो रही हैं। कबाड़ और स्क्रैप के फटे पुराने बैग राह चलते किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद काउंसिल के अधिकारी लंबी ताने सोए हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये वीडियोस भी लगातार सोशल मीडिया पर कुछ वायरल होती नजर आ रही हैं, जहां पर डोर टू डोर जो यहाँ पर गार्बेज कलेक्शन का काम है वो तो किया जा रहा है, लेकिन किस तरीके से खाना पूर्ति इस काम पर की जा रही है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा करता है। तो इस खबर पर जानकारी देंगे, हमारे साथ वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं डोडा से। वसीम, तस्वीरें हमारे सामने हैं, हमने देखा है कि किस तरीके से डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन का जो काम है वो किया जा रहा है, लेकिन इस काम के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। किस तरीके से लोगों ने इसको लेकर रोष प्रकट किया है, किस तरीके की दिक्कतें उन्हें आ रही हैं? बिल्कुल, देखिए आज सुबह हमारे पास इस तरह की वीडियो आई है, लगातार रेगुलर बेसिस पे इस तरह की तस्वीरें सामने निकल के आ रही और ये कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही थी। एक तो आप गाड़ी देख लीजिए जहां पे स्क्रैप गंदगी कम आपको देखने को मिलेगी, जो लोगों से सुबह कलेक्ट की जाती है वो तो कम आपको देखने को मिलेगी। स्क्रैप आप देख सकते हैं बड़े पैमाने पे इस गाड़ी में लिया जा रहा है और आप देख सकते हैं घर के लिए कुछ चीजें भी ली जा रही हैं, जो फटे वगैरह आप गाड़ी के ऊपर देख रहे हैं, ये लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। और हाल ही में कुछ दिन पहले गाड़ी को भी नुकसान इस गाड़ी की वजह से हुआ था। हालांकि अगर म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिसर्स को पता है कि इस तरह का नुकसान ये गाड़ी कर रही है, अगर इससे पहले उनको कंप्लेंट पहुंची तो इस पे एक्शन होना चाहिए। एक्शन कुछ भी नहीं है, लोगों की तरफ से बार बार कंप्लेंट की जा रही है और इस चीज को अनदेखा किया जा रहा है। हालांकि मैं अगर म्युनिसिपल काउंसिल डोडा की बात करूं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पिछले 6 महीने से देख रहे हैं बैक टू बैक वो चेंज होते जा रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पूछने वाला नहीं, यानी कि ये म्युनिसिपल काउंसिल का ऑफिस हवा में चल रहा है। तो जानकारी जब इनसे लेते हैं हम, तो यहाँ पे ऑफिसर कोई बैठा नहीं होता है। अलग अलग कंप्लेंट्स को लेकर लोग जब मीडिया के सामने आते हैं तो उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की जागती है। अब आप देख लीजिए ये एआरटीओ ऑफिस का रास्ता है, जहाँ पे एआरटीओ ऑफिस है वहां पे कोई भी शख्स इस गाड़ी को, इस ओवरलोड को नहीं चेक कर रहा है। और जो गंदगी जब ये लेके जाते हैं तो जरूर इसमें गाइडलाइंस निकाली गई थी, गंदगी के ऊपर एक शीट लगना चाहिए ताकि गंदगी फैले नहीं, कोई भी बीमारी का खतरा आम जनता को ना हो। आप देख लीजिए किस तरह से एआरटीओ ऑफिस खामोशी से इस चीज को देख रहा है, साथ साथ में जो कंसर्न महकमे चाहे ट्रैफिक विभाग हो उनकी कोई भी नजर इस तरफ नहीं जा रही है। तो एक मैं बोलूं कि ये बहुत बड़ा फेलियर देखने को मिल रहा है। अगर इससे पहले भी कंप्लेंट एआरटीओ ऑफिस को या म्युनिसिपल काउंसिल को मिलती है, कोई भी जमीनी सतह पे एक्शन वो लोग नहीं कर रहे हैं। जी वसीम, यहाँ पर दो चीजें काफी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि आपने दो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात की है। एक एआरटीओ ऑफिस जिसको लेकर कि यहाँ पर तमाम चीजों का उल्लंघन देखने को मिल रहा है, ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन हो रही है, वहीं दूसरी तरफ म्युनिसिपल काउंसिल है। दोनों ही विभाग की लापरवाही सामने आ रही, कार्य प्रणाली पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। किस तरीके से स्टेप्स उठाने की जरूरत है, डीसी डोडा को किस तरीके से काम करने की जरूरत है इन सभी चीजों को लेकर? देखिए लोगों को उम्मीदें खत्म हो चुकी है। अगर आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि बैक टू बैक जिला डोडा से कोई अच्छी खबर आपको नहीं देखने को मिल रही होगी, बुरी खबरें देखने को मिल रही हैं, लोग सवाल उठा रहे हैं। अब आप जब इनसे सवाल का जवाब आप मांगोगे तो ये कहते हैं कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये एक सवाल का जवाब नहीं होता। आप जवाब दीजिए, आपके ऑफिसर जवाब दे सकते हैं। ये आप देख सकते हैं सरेआम वायलेशन ये कर रहा है। अगर आम जनता कोई शख्स इस तरह की वायलेशन करता, मुझे लगता है कि अभी तक उस शख्स पे एफआईआर लॉन्च कर दी होगी, क्योंकि शहर के अंदर हर जगह आप देखेंगे सीसीटीवी जो इंस्टॉल कर दिए गए हैं, उसके माध्यम से भी एक्शन हो सकता था। मगर अगर इससे पहले ये कंप्लेंट दी गई है, इससे पहले ये कंप्लेंट बताई गई है, तो एक्शन जरूर होना चाहिए। ये आप देख रहे हैं कि स्क्रैप कितना बड़ा एक थैला पीछे लगा हुआ है, उसके चारों तरफ से थैला, और गंदगी इस गाड़ी में बहुत कम। और इम्पोर्टेंट चीज ये है कि 10 बजे से पहले ये गाड़ी कभी नहीं आती। 12 बजे 1 बजे जब हम अलग अलग एरियाज की बात करें, वार्ड नंबर 7, 10, 11 इस जगह से हम अभी टेलीफोनिक जब हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि 12 से 1 बजे के बीच में गाड़ी आती है, तब तक ये अपना काम करती है, स्क्रैप ढूंढती है शहर में। तो मैं एक
ये बताऊं कि ये फेलियर ही इनका देखने को मिल रहा है। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी किस तरीके से यहाँ पर डोडा में कहीं ना कहीं हर चीज में खाना पूर्ति का काम किया जा रहा है। तमाम बुरी खबरें यहाँ पर डोडा से निकलकर सामने आ रही है। एडमिनिस्ट्रेशन एक टोटल फेलियर साबित हो रही है। अब किस तरीके से काम किया जाएगा, क्योंकि अभी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी वहां पर जो है वो इम्प्लीमेंटेड है, और किस तरीके से काम किया जाएगा वो देखने वाली बात होगी। अब इन तमाम खबरों को देखकर किस तरीके से प्रशासन हरकत में आएगा वो भी देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज के साथ।